तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूं जो साल 2022 में रिलीज हुई है, जिसका नाम है ओडेला रेलवे स्टेशन। और हाल ही में इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज हुआ है। तो मैं इस मूवी का पार्ट 2 का भी एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के शुरुआत में ही ओडेला नाम के गांव के रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है। वही एक महिला कटे हुए सर के साथ कीचड़ में लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वह पुलिस स्टेशन में लक्ष्मण नाम के सीआई के सामने टेबल पर सर रखती है। लक्ष्मण उसे पूछता है इसका शरीर कहाँ है। इस पर वह औरत पुलिस वालों को एक कुएं के पास ले जाती है, जहां बिना सर के शरीर को रस्सी से बांधकर कुआं में लटकाई होती है। पुलिस वाले शरीर को खींचकर बाहर निकालते हैं। वही अनुदीप नाम का एक आईपीएस ऑफिसर होता है जो अपने ट्रेनिंग के लिए इस गांव में आया होता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो 3 महीने पहले का होता है। इसमें हमें नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसमें एक औरत होती है जिसका नाम होता है राधा और उसके पति का नाम तिरुपति होता है। तिरुपति का एक भाई होता है जिसका नाम है चंदू। इनकी एक कजन होती है जिसकी शादी चंदू से होने वाली है। दरअसल ये लोग जात के धोबी होते हैं। राधा के घर के बगल में ही हाल ही में वेंकटेश और माधवी की शादी हुई है और आज रात इन दोनों का फर्स्ट नाइट है। उसी रात विवेक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा है। दरअसल विवेक माधवी से प्यार करता था, परंतु माधवी ने किसी दूसरे से शादी कर ली। विवेक पीते हुए कहता है मैं मर जाऊंगा। इस पर उसके दोस्त कहते हैं तुम क्यों मरोगे, मारना है तो उसे मारो, तुमने क्या गलती की है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सारे गांव वाले को पता चलता है कि माधवी की लाश किसी जगह पाया गया है। आईपीएस अनुदीप और कुछ पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंचते हैं और तहकीकात करने पर उन्हें पता चलता है कि किसी ने माधवी के साथ दुष्कर्म करके बेरहमी से उसका हत्या कर दिया है। कल ही उसका शादी हुआ और कल ही उसका फर्स्ट नाइट था और कल रात को ही किसी ने उसके साथ दुष्कर्म करके मार दिया। माधवी के मौत की खबर सुनने के बाद माधवी के पति वेंकटेश को बहुत बड़ा शौक लगता है। जब अनुदीप तहकीकात करता है तो वहां पैर का निशान मिलता है। अनुदीप के पूछताछ के दौरान विवेक के बारे में पता चलता है। तब सीआई लक्ष्मण विवेक को पुलिस स्टेशन लाता है और उसे पूछने लगता है माधवी को क्यों मारा। विवेक भी कहने लगता है सर मैं उसे क्यों मारूंगा, मैं उसे प्यार करता हूं। सीआई लक्ष्मण ठहरा उल्टे खोपड़ी के आदमी विवेक को उल्टा लेटा के इतना टॉर्चर करता है कि वह मजबूरन कबूल कर लेता है कि माधवी को उसने ही मारा है। लेकिन जब अनुदीप पुलिस स्टेशन आता है तो विवेक कहने लगता है सर मैंने माधवी को नहीं मारा, आप तो एजुकेटेड हो, आप बताइए, मैं माधवी से प्यार करता हूं तो मैं कैसे उसे मार सकता है। अनुदीप विवेक को जाने को कहता है। इस पर सीआई लक्ष्मण कहता है सर आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे पक्का यकीन है कि उस लड़की का कत्ल इसने ही किया है। ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, आपके पास बस एजुकेशन है, मेरे पास तजुर्बा है। तब अनुदीप पुलिस वाले को समझाने लगता है कि घटना स्थल पर पैर का निशान पाया गया जिसका साइज है देन और लड़की के बॉडी से जो सीमन पाया गया है उसको टेस्ट करने पर रेपिस्ट का उम्र 30 के आसपास पाया गया है। वहीं पर विवेक के पैर का साइज है 8 और यह 20 के ऊपर का है। तो सर इस वजह से विवेक दोषी नहीं है। तो विवेक वहां से चला जाता है। उसी समय फिर से पुलिस स्टेशन में फोन आता है और वह बताता है कि गांव में एक और लड़की की हत्या हुआ है। पुलिस वाले तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस लड़की का भी कल ही शादी हुई थी। अनुदीप समझ जाता है कि इस हत्या के पीछे जो भी है वह साइको है। रात होने के बाद अनुदीप दोबारा क्राइम स्पॉट पर जाता है। वहां देखने पर मरे हुए लड़की का फोन मिलता है। फोन को पुलिस स्टेशन लेके आता है और चेक करने पर फोन में एक वीडियो मिलता है। इत्तेफाक से उस फोन का कैमरा ऑन हो गया था जिसमें किलर का आवाज रिकॉर्ड हुआ होता है। उसका वीडियो नहीं आया था। किलर उस लड़की को जंगल में लाकर पूछने लगता है कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसे हुई, मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हारा हस्बैंड ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया, तुमने अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या किया। ऐसे कहने के बाद किलर उसे इधर उधर छूने लगता है। किलर लड़की को कहता है तुम मुझे सब कुछ बताओगी तो तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पर लड़की उसे सब कुछ बताती है। इसके बाद भी किलर उसके साथ दुष्कर्म करके मार देता है। सुबह होने के बाद जब चंदू का कजन नहाने जाती है तो चंदू उसे बाथरूम में नहाते हुए देखता है और उसका वीडियो बनाने लगता है। हालांकि उसका शादी उसी से होने वाली है। चंदू का बेस्ट फ्रेंड होता है शंभू, जो एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है। फिर पुलिस वाले गांव में आकर उस मोबाइल में जो आवाज रिकॉर्ड हुई थी उसे सुनाकर गांव वालों से पूछने लगते हैं कि आप इस आवाज को पहचान रहे हैं। लगभग सारे लोग उस आवाज को नहीं पहचान पाते हैं और जब पुलिस वाले राधा के परिवार के पास आते हैं तो चंदू आवाज को सुनकर पहचान लेता है कि यह आवाज शंभू का है। उसी वक्त पुलिस वाले शंभू को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं
और उसके आवाज से वॉइस मैचिंग करते हैं। तभी शंभू का लॉयर आकर पुलिस वालों को बताने लगता है कि जिस दिन उन दोनों लड़कियों का हत्या हुआ था उस दिन मेरा क्लाइंट शंभू गांव में ही नहीं था, दूसरे गांव गया हुआ था शादी अटेंड करने। उसके बाद एक दिन अनुदीप लक्ष्मण से कहता है, क्यों ना हम पूरे गांव का डीएनए टेस्ट कराए, इसे किलर कौन है आसानी से पता चल जाएगा। इस पर लक्ष्मण कहता है, अरे सर क्या बात कह रहे हो, आपको पता है ना इस गांव में कितने लोग हैं, सभी का रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाएगा। हाल ही में एक केस से जुड़े एक बंदे का डीएनए टेस्ट कराया था, उसका रिपोर्ट आने में 1 महीने लग गया। आप ऐसे उल्टा काम मत करिए सर। अनुदीप बोर्ड पर लिखते हैं। सभी को समझाने लगता है कि इस गांव में लगभग 6322 लोग हैं। इसमें से महिलाओं को हम छोड़ देंगे, बचे लोगों में से हमें उस इंसान को ढूंढना है जिसके पैर का साइज 10 है। उस बंदे का हाइट लगभग 5.8 होंगी और उसमें से ऐसे एज ग्रुप वाले बंदे को ढूंढना है जिनकी उम्र 25 से 30 साल हो। इस आधार पर बंटवारा कर दे तो ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 बंदे होंगे। अगर इनका डीएनए रिपोर्ट को हम हैदराबाद भेज दे तो 10 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। सो पुलिस वाले ऐसे ही सभी गांव वालों को एक एक कर बुलाकर उनका डीएनए टेस्ट लेने लगते हैं। उसके बाद एक दिन उस गांव के सरपंच पुलिस स्टेशन आता है, क्योंकि कुछ दिनों में उसकी बेटी की शादी है तो न्योता देने आता है। अनुदीप सरपंच को समझाने लगता है कि सर आप जानते हो ना गांव का माहौल कैसा है, सभी लड़कियां मरती जा रही हैं, ऐसे में आप अपनी बेटी की शादी रोक दीजिए। लेकिन वह सरपंच गुस्सा होकर अनुदीप से कहने लगता है, अरे सर आप अभी आए हो, मैं यहीं पर पला बड़ा और यहीं पर रहता हूं। इसके बाद जिस दिन सरपंच की बेटी की शादी हो रही होती है, अनुदीप चांस न लेते हुए सिक्योरिटी को बढ़ा देता है। बिना किसी दिक्कत के शादी हो जाती है, फर्स्ट नाइट भी हो जाता है। फिर सुबह में अनुदीप कांस्टेबल को फोन करके वहां के सिचुएशन के बारे में पूछता है तो कांस्टेबल बताता है कि सर दूल्हा दुल्हन सेफ है। और उसी समय सरपंच की बेटी प्रिया अपने फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है। अनुदीप दोनों कांस्टेबल को उन दोनों का पीछा करने को कहता है। सरपंच की बेटी अपने फ्रेंड को बाय बाय कहती है। स्टेशन पर और थोड़ी दूरी पर दोनों कांस्टेबल चाय पी रहे होते हैं, उन दोनों पर नजर रखते हुए। थोड़ी देर में वहां से एक ट्रेन गुजरती है। ट्रेन गुजर जाने के बाद वह देखते हैं कि वहां प्रिया नहीं है, वहां केवल प्रिया की फ्रेंड बेहोश पड़ी है। यह देखने के बाद तुरंत अनुदीप को फोन करके दोनों कांस्टेबल बता देते हैं। इस तरह वह किलर प्रिया को खेत में लेकर आता है। प्रिया उसे पहचान लेती है और उसे पूछने लगती है, क्या वह किलर तुम हो? तो वह बंदा उसे सच्चाई बता देता है, हाँ मैं ही हूं। अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा सुहाग रात कैसा हुआ, तुम्हारे पति ने क्या किया, कैसे किया, सब बताओगी तो तुम्हें जाने दूंगा। प्रिया इस पर उसे सब कुछ बताने लगती है। उसी समय अनुदीप बाकी पुलिस वालों के साथ उस खेत में पहुंचकर प्रिया को ढूंढने लगते हैं। पुलिस की आवाज सुनने के बाद वह बंदा कांस्टेबल पर हमला करके वहां से भागने लगता है। वह बंदा अपने फेस को कवर किया होता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। पुलिस के पहुंचने से पहले वह बंदा प्रिया के साथ भी दुष्कर्म करके उसे मार चुका होता है। अनुदीप उस किलर पर निशाना लगाते हुए गोली चला देता है, फिर भी वह किलर भागता रहता है। अनुदीप और कांस्टेबल उसका पीछा करते हैं। लंबे समय तक पीछा करने के बाद अनुदीप उस किलर को पकड़ लेता है। किलर का मास्क हटाने पर वह किलर और कोई नहीं तिरुपति का छोटा भाई चंदू होता है। अनुदीप उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे मारने लगता है। चंदू से पूछने पर वह बस यही रट लगा रहा था कि सर मैंने किसी को नहीं मारा है, मैं तो बस काम से उस खेत में गया था। उसी समय सरपंच वहां आता है और लक्ष्मण को पैसे देकर कहता है कि इसे मेरे हवाले कर दो, इसने मेरी लाडली बेटी को मारा है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो। लक्ष्मण पैसे के लालच में आकर चंदू को सरपंच के हवाले कर देता है। सरपंच चंदू को लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद अनुदीप आता है और उसे जब सारी बात पता चलती है तो सभी को डांटने लगता है कि एक मुजरिम को कैसे किसी के हवाले कर दिया। मैं अभी एसपी साहब को फोन करके बताता है। इसी बात को लेकर लक्ष्मण और अनुदीप में बहस होने लगता है। तभी लक्ष्मण कहता है, सर मेरे लिए यह एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरे 3 बेटियां हैं, इसके सैलरी से उनकी शादी नहीं कर सकता। मुझे ऊपर से कमाना पड़ता है, आपके लिए यह जॉब पैशन होगा, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। मेरी फैमिली है, उनके लिए मुझे पैसे चाहिए। इस तरह के इमोशनल बातें करके चला जाता है। थोड़ी देर बाद राधा और उसके पति पुलिस स्टेशन आते हैं और कहने लगते हैं कि मेरा चंदू ऐसा नहीं कर सकता है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। राधा विनती करने लगती है, मुझे एक बार चंदू को देखने दीजिए। इस पर अनुदीप कहता है कि चंदू यहां नहीं है, उसे सरपंच ले गया। सरपंच चंदू को बहुत टॉर्चर करता है। थोड़ी देर बाद राधा और तिरुपति वहां पहुंचते हैं तो सरपंच कहता है, तुम चिंता मत करो, इसको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, इसने मेरी बेटी को बहुत तड़पाया है, इसके शरीर से पहले सारा खून निकालूंगा। तुम दोनों इस मामले में मत पड़ो,
दोनों बहुत विनती करते हैं, फिर भी सरपंच चंदू को नहीं देता है। यह दोनों मदद मांगने बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं, कोई भी इनका मदद नहीं करता है। फिर अनुदीप सरपंच को फोन करता है और इसे बताता है कि गांव में एक लड़की की हत्या हुआ है, इसलिए चंदू कातिल नहीं है। यह सुनने के बाद सरपंच शॉक हो जाता है। इत्तेफाक की बात यह है कि इस लड़की का भी शादी हाल ही में हुई थी। सरपंच क्राइम स्पॉट पर जाकर अनुदीप और सभी पुलिस वालों को खरी खोटी सुनाने लगता है कि इतनी छोटी गांव में तुम लोगों से एक किलर नहीं पकड़ा जा रहा। इसके बाद वह सरपंच चंदू का इलाज करके उसके घर लाता है और राधा के हाथ में कुछ पैसे देकर माफी मांगने लगता है, और राधा वह पैसे ना लेकर सरपंच को कहती है, यह पैसे आप ही रख लो, अगले इलेक्शन में आपको काम आएंगे। रात में अनुदीप इसी केस से रिलेटेड सोच रहा होता है कि इतने छोटे से गांव में एक साइको किलर घूम रहा है, लोगों को मार रहा है। तभी अनुदीप की गर्लफ्रेंड स्फूर्ति अनुदीप को कॉल करती है। अनुदीप स्फूर्ति को यह कहकर दुखी होने लगता है, सच में स्फूर्ति, मैं इस जॉब के लिए सही नहीं है। मैंने आईपीएस अधिकारी बनकर गलती कर दी। दिन दहाड़े एक किलर लोगों को मार रहा है और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा। तब स्फूर्ति कहती है, चलो हम दोनों मिलकर उसे पकड़ते हैं, मैं वहां आके तुमसे शादी कर लूंगी। जब वह किलर मारने के लिए आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। अनुदीप पहले इसके लिए मना करता है, लेकिन स्फूर्ति अनुदीप को मना लेती है। अगले दिन अनुदीप उस गांव के लोकल टीवी में आकर गांव वालों को अपने शादी का इनविटेशन देने लगता है और उस किलर को चुनौती देता है कि तुम्हारे अंदर दम है तो मेरी वाइफ को किडनैप करके दिखाओ। दूसरे दिन अनुदीप और स्फूर्ति की शादी हो जाती है। उसी शादी में शंभू भी मौजूद होता है। स्फूर्ति का फोटो खींचते रहता है और अपने दोस्त चंदू को फोन करके बताता है कि इस आईपीएस ऑफिसर की बीबी मस्त है, तुम्हें एक बार जरूर देखना होगा। लेकिन चंदू उसके बातों को इग्नोर करता है। जब अनुदीप और स्फूर्ति घर जाते हैं तो वहां किलर पहले से ही एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि शादी मुबारक, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता है। वही चंदू, शंभू और तिरुपति को दिखाया जाता है, तीनों पार्टी कर रहे होते हैं। शराब के नशे में शंभू फिर से वही बात करने लगता है कि उस पुलिस ऑफिसर की बीवी बहुत खूबसूरत है। इस पर चंदू गुस्सा होकर कहने लगता है कि मैं अपने हर जख्म का बदला लूंगा। इस तरफ राधा आधी रात को जागती है पानी पीने के लिए, तो एक बक्सा नीचे गिरता है चूहों के वजह से। जब राधा उस बक्से को खोलती है तो उसमें काफी सारा ब्रा होता है जो राधा के नहीं होते हैं। उसमें कुछ गहने भी होते हैं। यह सब देखकर राधा के होश उड़ जाते हैं। उसी समय राधा गहने लेकर चोरी चुपके अपने घर से बाहर जाती है। पहले तो वह सरपंच के घर जाकर एक अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या यह प्रिया के है? सरपंच उस अंगूठी को पहचान लेता है, कहता है यह प्रिया की ही है। उसके बाद राधा दूसरे घर जाकर दूसरी अंगूठी दिखाकर पूछती है, क्या यह माधवी के है? उसके परिवार वाले भी पहचान लेते हैं। इसके बाद राधा अपने घर आकर देखती है कि चंदू और तिरुपति दोनों घर पर नहीं हैं, तो राधा उन दोनों को कॉल करते हुए बाहर जाने लगती है। सुबह में तिरुपति अनुदीप के घर आता है कुछ काम करने के लिए, तो अनुदीप कहता है कि घर में कुछ कपड़े भी है, वह भी लेकर जाओ। तभी राधा अनुदीप को कॉल करके कहती है, सर बेडरूम में जाकर देखिए, क्या स्फूर्ति मैडम है क्या? अनुदीप राधा की बात मानकर बेडरूम में जाता है तो वहां स्फूर्ति नहीं होती है। राधा रोते हुए कहने लगती है कि सर वह किलर और कोई नहीं, मेरा पति तिरुपति ही है। इतने सारी लड़कियों को मारा और स्फूर्ति मैडम को भी उठा ले गया। मतलब तिरुपति जब बेडरूम में गया तब स्फूर्ति सो रही थी, उसी समय उसे बांधकर कपड़ों में ही लपेटकर ले गया होगा। उसके बाद राधा तिरुपति को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद राधा तिरुपति को ढूंढ ही लेती है। तिरुपति स्फूर्ति के साथ सूखे कुएं में होता है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। तभी राधा चिल्लाने लगती है, तुम यह क्या कर रहे हो? उस लड़की को छोड़ दो। राधा की आवाज सुनने के बाद तिरुपति कुआं से बाहर आता है। राधा उसे पूछने लगती है, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों इस तरह से बर्ताव कर रहे हो? तिरुपति कहने लगता है राधा से कि तुम ही हो मेरे बदलाव के कारण, और अपने बारे में बताने लगता है। दरअसल इन दोनों का शादी कुछ समय पहले हुई थी। फर्स्ट नाइट के दिन राधा ने तिरुपति से कहा, इसको यह शादी मंजूर नहीं। राधा के पिता के मरने के कारण मजबूरी में शादी हुई। राधा तिरुपति से कहती है, तुम्हें मेरा शरीर ही चाहिए ना, ले लो। तिरुपति राधा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। राधा तिरुपति से कहती है, क्या तुमने ब्रश नहीं किया, नहाए नहीं? कितनी बदबू आ रही है तुम्हारे शरीर से। और इसी तरह राधा को तिरुपति के साथ संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह अपना मुंह फेर के बस लेटी रहती है। राधा की ऐसी बातें सुन के तिरुपति कांपने लगता है। उसे शर्मिंदगी महसूस होता है। उस रात बिना सुहागरात मनाए ऐसे ही सो जाता है। उस दिन से लेकर 10 सालों तक इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध ही नहीं बना। जब भी तिरुपति राधा के करीब आता तो वह कांपने लगता।
तिरुपति के दिमाग में यह बैठ गया था कि वह शायद नामर्द है। लेकिन जब माधवी की शादी हुई थी तो उस रात वह बस ऐसे ही बाहर निकला था तो आवाजें आने पर तिरुपति खिड़की से झांकने लगता है। उस समय माधवी और उसके पति सुहाग रात मना रहे थे। यह सब देखकर तिरुपति के अंदर भी करने का इच्छा जाग जाती है। इसी वजह से अपने अंदर के मर्द को टेस्ट करने के लिए माधवी का किडनैप कर लेता है। उसी रात से यह सिलसिला जारी हो जाता है। इतना कहने के बाद वह फिर से स्फूर्ति के पास जाने लगता है। राधा उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन तिरुपति राधा के सिर पर वार करके जाने लगता है। राधा स्फूर्ति को बचाने के लिए उस कुएं में कुदाल लेकर कूद जाती है और अपने पति का सर धड़ से अलग कर देती है। राधा अपने साड़ी को उतरकर स्फूर्ति को दे देती है और अपने पति के सिर को लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। यही वाला सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। सो दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस मूवी का पार्ट 2 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।